नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान बीए सेकंड सेमेस्टर के 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 2 वर्षों में। आप इन प्रश्नों को पढ़ करके या इस वीडियो को देख करके बड़ा अच्छा अनुभव करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से 8 इकाइयों से बनने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो कि आप देखेंगे तो आपको अच्छा बिल्कुल भी लगेगा। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आपको बता दूं कि ये परीक्षा में 2025-26 में आने वाले हैं। ठीक है, तैयारी आप कर लीजिएगा इसको भी। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, उत्तम परिकल्पना की विशेषताएं बताएं या विशेषताएं हैं। जब भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई होगी, हमेशा बताई है कि जब भी किसी भी चीज़ की या किसी भी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप के विशेषताएं बताई जाएं, विशेषताएं पूछी जाए, कारण पूछा जाए, परिभाषा पूछी जाए किसी चीज़ की, या कारण विशेषताएं, लाभ हानि, ठीक है, किसने परिवर्तन किया, किसने समर्थन किया, ठीक है, या इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स, इसके गुण क्या हैं, इसके एक प्रकार से विशेषताएं क्या, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो ताएं हैं, कारण हैं, परिणाम हैं, लाभ हैं, हानियां हैं, ऐसे क्वेश्चंस में लास्ट में आपको हैं दिया होता है, सबसे पहला पहचानने का तरीका। और सेकंड होता है कि डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी क्वेश्चंस दिया होता है, मतलब ऑप्शन में। तो हमेशा करेक्ट आंसर लगभग 90% केसेस में, 90% से अधिक क्वेश्चंस में आपका डी ऑप्शन ही सही होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डी लगा करके चले आइएगा, परीक्षा में आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न, उत्तम, उत्तम माने अच्छी, परिकल्पना माने होता है एक ऐसा नियम, एक ऐसा सिस्टमेटिकल। परिकल्पना माने जैसे कि एक रूपरेखा तैयार कर लेना। जैसे कि मुझे क्लास लेने से पहले हम ये पहले रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमको कैसे कैसे पढ़ाना, क्या क्या बोलना है क्लास में, ये चीज़ें। यानी क्या किस उद्देश्य से हम पढ़ा रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा करना। परिकल्पना माने एक सांचा बना लेना। जैसे कि भट्ठे में ईंट बनाने के लिए पहले वो भट्ठे में कैसे हमको ईंट वो रखना, तो एक सांचा, एक आधार बना लेना कि इसी के अकॉर्डिंग हमको आगे चलना है, एक रोड मैप बनाना जिसको कहते हैं। तो परिकल्पना बेसिकली वही होती है। जब भी किसी सिद्धांत के लिए कोई शोधकर्ता किसी भी मुद्दे पर रिसर्च करता, तो रिसर्च के दौरान उसको किन किन चरणों से होकर गुजरना है, या किन किन जगहों पर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, इन सभी का एक खाका तैयार करता है। बेसिकली उसी खाके को हम परिकल्पना कहते हैं, और बाद में इसी परिकल्पना के आधार पर ही उसको चेक किया जाता है कि वो चीज़ें सही हुई हैं कि नहीं हुई हैं। परिकल्पना यही होती है। परिकल्पना की विशेषताएं देखिए, परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए, बिल्कुल। यानी ऐसी परिकल्पना बनाएं जो बाद में उसकी टेस्ट कर लें, उसकी परीक्षा हम कर लें। दूसरी बात, परिकल्पना अल्पव्ययी हो, यानी कम खर्चीली होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। परिकल्पना अपनी समस्या का स्पष्ट उत्तर देने वाली हो, यानी परिकल्पना जो है वो अपने प्रश्नों में अपनी समस्या को एक प्रकार से उसके समाधान के लिए प्रस्तुत रहे हमेशा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे उपयुक्त परिकल्पना कौन सी है। रिसर्च के क्षेत्र में सबसे अच्छी जो परिकल्पना मानी जाती है वो शून्य परिकल्पना मानी जाती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शून्य परिकल्पना की विशेषताएं क्या हैं, यहाँ पर ताएं हैं लिखा हुआ है, डी ऑप्शन हमने देखा कि ऊपर तो सभी दिया है, तो करेक्ट आंसर हमने लगा दिया बिना कुछ देखे, बिल्कुल करेक्ट है। शून्य परिकल्पना की विशेषताओं में यह निर्देश रहित परिकल्पना है। अंतर की सार्थकता द्विपक्षीय परीक्षण द्वारा होती है इसमें। इसकी जांच करना बिल्कुल भी सरल होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई। प्रश्न, लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक निष्पादन कार्य करती हैं। यह परिकल्पना किस प्रकार की है। शून्य परिकल्पना, धनात्मक, संप्रत्यात्मक या नकारात्मक परिकल्पना। तो लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक निष्पादन काम करती हैं, यह परिकल्पना जो है एक धनात्मक परिकल्पना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से प्रतिचयन की यादृच्छिक या संयोगिक विधि है। प्रतिचयन में एक प्रकार से बोलते हैं अंग्रेजी में सैंपलिंग, नमूनाकरण या नमूनाकरण कहते हैं। जैसे कि दूध 1 लीटर रहता है, 10 लीटर दूध रहता है, तो उसकी दूध के फैट को जानने के लिए थोड़ा सा दूध उसी में से निकाल लेते हैं और उसको एक जो है मशीन में लगाते हैं, और वो मशीन उस दूध की क्वालिटी, फैट वगैरह सब बता देती है कितना क्या है इसमें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेट फिट हो जाता है। ऐसे ही किसी जब बड़े मुद्दे पर हम रिसर्च करते हैं,
जैसे किसी जनसंख्या के बारे में हमको अध्ययन करना, पूरे गांव के बारे में, तो उस गांव के बारे में सभी लोगों से थोड़ी जानकारी लेंगे। उस गांव से एक आध दो लोगों से एक प्रकार से हमने बातचीत करी, 4-5 लोगों से, और उसी आधार पर हमने पूरे गांव की विशेषताएं बता दी। ये होता है आपका प्रतिचयन या फिर बोलते हैं सैंपलिंग। तो निम्नलिखित में से प्रतिचयन की की यादृच्छिक संयोगिक विधि है, बताएं इनमें से कौन सी विधि है प्रतिचयन की यादृच्छिक या संयोगिक विधि? तो वो होती है अस्तरित प्रतिचयन, ए ऑप्शन। अप्रसंभाव्यता प्रतिचयन की विधि है, अप्रसंभाव्यता प्रतिचयन की विधि इनमें से देखिए खंड प्रतिदर्श, सुविधा अनुसार प्रतिदर्श और उद्देश्य अनुसार प्रतिदर्श, ये तीनों विधियां हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, प्रतिचयन का उद्देश्य है। अब देखिए उद्देश्य है, यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों दिया हुआ है, दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और समष्टि प्राचल का अनुपात या परिकल्पना परीक्षण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिचयन का उद्देश्य इनमें से जो होगा आपका परिकल्पना परीक्षण के लिए एक प्रकार से प्रतिचयन का उद्देश्य क्या आता है, बी ऑप्शन। कोटा प्रतिदर्श एक तरह का है, कोटा प्रतिदर्श जो होता है वह एक प्रकार से एक अर्ध प्रासंभाव्यता प्रतिदर्श होता है। क्या होता है? अर्ध प्रासंभाव्यता प्रतिदर्श होता है कोटा प्रतिदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, शोध ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है तथा संकलित और सुसंगठित ज्ञान के विकास करती है। यह कथन किसका है, बताएं? तो शोध एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है और संकल्पित एवं सुसंगठित ज्ञान का विकास करती है। इस कथन को कहा था जॉन बेस्ट नाम के मनोवैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा शोध का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना है। यह कथन किसने कहा था? इस कथन को कहा था भैया किसने? मुनरो नाम के एक विद्वान है, तो सी ऑप्शन में मुनरो लिख लें, ठीक है। मुनरो ने इस कथन को कहा था। क्या कथन है? शिक्षा शोध का अंतिम लक्ष्य होता है सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और जो है शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना, ये एक प्रकार से शोध का अंतिम लक्ष्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा था? मुनरो ने कहा था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने का एक तरीका नहीं है? प्राथमिक आंकड़ा एकत्रित करने का एक तरीका इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए, सरकार के द्वारा प्रकाशित आर्थिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करना, ये कोई प्राथमिक आंकड़े नहीं होते, ये द्वितीयक आंकड़ा आता है। बाकी आयोजित मौखिक साक्षात्कार, आप कहीं पर जाएं, किसी से पूछ करके कोई जानकारी ले, कोई जानकारी किसी से डायरेक्टली पूछ करके उसके बारे में जानकारी ले लो, प्राथमिक आंकड़ा यानी खुद आप प्राप्त करें उसको, दूसरे के स्रोतों पर डिपेंड ना हो। अभिकर्ता से जानकारी लेना, माध्यम से अनुसूची बनाना, बिल्कुल ठीक बात है। ये तीनों जो है प्राथमिक आंकड़े के लिए जरूरी होते हैं, जबकि ये सरकार के द्वारा प्रकाशित आर्थिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करना ये कोई प्राथमिक आंकड़ा नहीं होता है, फर्स्ट जो एक प्रकार से होता है वो नहीं होता। सबसे उपयुक्त चुने। सांख्यिकी जांच के प्रयोजन के लिए पहली बार में एकत्रित आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो सांख्यिकी, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भैया? प्रश्न आपसे पूछा गया कि सांख्यिकी जांच के प्रयोजन के लिए पहली बार जो एकत्रित आंकड़ा होता है, डाटा होता है, उसी को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जो खुद एक प्रकार से शोधकर्ता खुद रिसर्च करता है वो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण करता है किसका? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है यह एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक विषयों पर सर्वेक्षण करता है, जननांकी संबंधी विषयों पर, कृषि और उद्योग संबंधी विषयों पर भी ये सर्वे करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इन सभी विषयों पर रिसर्च करता है। अगला क्वेश्चन, एक निष्पक्ष बिंदु अनुमान और इसकी जन समूह प्रचालक के बीच के अंतर के पूर्ण मूल्य को कहते हैं। एक निष्पक्ष बिंदु अनुमान और इसकी जन समूह प्रचालक के बीच के अंतर के पूर्ण मूल्य के पूर्ण मूल्य को क्या कहते हैं? इसको एक प्रकार से प्रतिचयन त्रुटि कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग संग्रहण करने हेतु होता है किसके? तो प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग जो है प्राथमिक समंकों को या प्राथमिक आंकड़ों को ढूंढने में हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन नायर का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्नों की एक सूची होती है जिसको हम भेजते हैं और उसकी उत्तर जो है आ जाता है।
अगला क्वेश्चन है, वह प्रतिवेदन जो संपूर्ण संगठन के बारे में सूचनाएं संकलित करता है तथा जिसमें बाहरी लोगों की रुचि होती है वह क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वह प्रतिवेदन जो संपूर्ण संगठन के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करता है तथा जिसमें बाहरी लोगों की रुचि भी होती है, ऐसे को हम उद्यम प्रतिवेदन कहते हैं। ऐसे प्रतिवेदन को ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिचयन में संपूर्ण जन समुदाय पारस्परिक रूप से अपवर्जी समूहों में बट जाता है, बताएं। तो किस प्रतिचयन में संपूर्ण जन समुदाय पारस्परिक रूप से अपवर्जी समूहों में बट जाता है, तो होता है कोटा प्रतिचयन में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रतिचयन त्रुटि इससे विपरीत अनुपातिक है, बताएं। प्रतिचयन त्रुटि इससे विपरीत अनुपातिक है। प्रतिचयन आकार, समग्र आकार, क्रमबद्ध त्रुटि या प्रतिचयन गठन त्रुटि। तो प्रतिचयन त्रुटि इससे विपरीत, यानी किससे विपरीत, तो प्रतिचयन आकार से विपरीत अनुपातिक है। ऑप्शन नंबर प्रतिचयन आकार, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी महाविद्यालयों के छात्रों का ग्रामीण और शहरी दो वर्गों में वर्गीकरण क्या कहलाता है। यानी ग्रामीण, कोई महाविद्यालय है, कोई कॉलेज है, तो उसमें जो छात्र पढ़ते हैं तो उनको ग्रामीण में और शहरी में बांटना है, दो वर्गों में। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण होता है, इसी को गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं या भौगोलिक या संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। तो ग्रामीण और शहरी दो वर्गों में बांटना किसी महाविद्यालय के छात्रों को, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको भौगोलिक वर्गीकरण कहेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भौगोलिक वर्गीकरण, सी ऑप्शन। भौगोलिक नहीं कहेंगे, इसको गुणात्मक वर्गीकरण कहेंगे, उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर एक मैदानी भागों का होता, एक पहाड़ी भागों का होता, इस आधार पर करते तो वो आपका भौगोलिक हो जाता। ठीक है, प्रश्नावली में सीधे विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कितने देने होते हैं, 3, कुछ नहीं, अनेक या फिर 2। तो प्रश्नावली में सीधे जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उनके उत्तर कितने देने होते हैं, 2 उत्तर देने होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। आपके लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। 100 रुपये फीस रखी गई है क्रैश कोर्स की, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स मिलेंगे, जिसमें मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स, सब कुछ आपको मिलेंगे। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके इस पर आपको भेजना है, और आप किस सेमेस्टर में है वो भी आप लिख करके भेज दीजिएगा। आप जैसे आप ये व्हाट्सएप पर लेकर के भेजेंगे, इसी नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, तो इस पर लिख कर भेजेंगे 91 61 93 60 62 पर व्हाट्सएप करिएगा। यहाँ पर जैसे आप भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस पेमेंट कर देना होगा, खुद या फिर किसी दूसरे से भी करवा देना है, जो आपको उचित लगे। आप खुद कर सकते तो खुद करवा दीजिए, नहीं तो अगर नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट आप सेंड करेंगे तभी आपको ऐड किया जाएगा, चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको ऐड किया जाएगा ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से। उसके बाद में वहाँ पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको वहाँ पर PDF नोट्स मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की नहीं। यहाँ पर आपको PDF नोट्स जो होंगे आपकी MCQ टाइप के मॉडल पेपर की भी होंगी। ठीक है, और लिखित टाइप के मॉडल पेपर की भी होंगी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के भी क्वेश्चंस उसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये सब आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन चारों पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी जो हो जाएगी मात्र और मात्र आपकी 100 रुपये में हो जाएगी। ठीक है, तो 100 रुपये फीस में आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सभी के लिखित ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा में पिछले 2-3 वर्षों में आए, वो सब मिलते रहेंगे आपको। ये बड़ी बेनिफिट से केवल 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। तो क्रैश कोर्स में जल्द से जल्द ज्वाइन हो, ताकि आप बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ों को जान पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जिनको भी जुड़ना है, इसका भी PDF प्राप्त करना है, सभी सब्जेक्ट का, साइकोलॉजी वगैरह का भी PDF आपको सभी का मिलेगा। फटाफट से जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रश्न समंक बनाते हैं। समंक क्या बनाते हैं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समंक बनाते हैं, समंक जो होते हैं वो सजातीय तथ्यों तथा संख्याओं के समूह बनाते हैं समंक। ठीक है, समंक क्या बनाते हैं, सजातीय तथ्यों, यानी जो ऐसे तथ्य जो कि एक जैसे होते हैं, और संख्याओं के समूह को समंक कहा जाता है, सी ऑप्शन। ऐसा अनुमान है कि औसत रूप से 100 इकाइयों के सर्वे में प्रत्येक इकाई में 10 गलतियां हैं, कुछ निरपेक्ष गलतियां ज्ञात कीजिए। तो इसमें से एक प्रकार से मानकर चलो कि 1/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, सांख्यिकी सामग्री कितने भागों में विभक्त की जा सकती है। सांख्यिकी सामग्री कितने भागों में विभक्त की जा सकती है। तो सांख्यिकी सामग्री को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समंक संकलन की प्राथमिक रीतियों के अंतर्गत कितने प्रकार की रीतियां आती हैं? तो समंक संकलन की प्राथमिक रीति के अंतर्गत 6 प्रकार की रीतियां शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अनजाने में ही निष्कर्षों में अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्च कर दे या रिसर्च स्कॉलर की जो इमोशंस होते हैं या पक्षपात होते हैं उसको स्थान मिल जाता है, या कथन किसका? यानी कि वो उसका जो झुकाव होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अनजाने में ही निष्कर्षों में अनुसंधानकर्ता की भावनाओं निष्पक्षपात जो पक्षपात होता है उसका स्थान मिल जाता है, ऐसा कहते हैं किंग नाम के एक विद्वान है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, काल अनुक्रमिक वर्गीकरण में समंकों का वर्गीकरण आधारित होता है। काल अनुक्रमिक वर्गीकरण में समंकों का जो वर्गीकरण होता है वह एक प्रकार से काल का वर्गीकरण होता है, काल पर आधारित होता है, समय पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। समंक संकलन के स्रोत हैं। समंक यानी कि डाटा कलेक्शन जो होता है उसके स्रोत होते हैं। देखिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों टाइप के समंक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। माध्यिका तथा समांतर माध्य या समांतर माध्य की सहायता से बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? माध्यिका तथा समांतर माध्य की सहायता से बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है z बराबर 3m-2x बार। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन करें। समानांतर माध्य से विभिन्न पदों का विचलनों का योग होता है। समांतर माध्य से विभिन्न पदों का विचलनों का जो योग होता है वह शून्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अंडर रूट एक्स बार गुणे एच डॉट एम या एच एम का फल क्या होगा? अंडर रूट एक्स बार गुणे एच एम का फल क्या होगा? ज्यामितीय माध्य कहते हैं इसको। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? बताएं। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई भैया? तो सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका स्टैटिस्टिक्स शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो उसी स्टेटस से बना हुआ है सांख्यिकी। पहले राज्य के रूप में प्रयोग होता था लेकिन इसका प्रयोग फिर गणना करने के लिए होने लगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सांख्यिकी में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक्स में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? गुणात्मकता का, वर्णात्मकता का, संख्यात्मकता का? तो सांख्यिकी में जाहिर सी बात है संख्यात्मकता का अध्ययन करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विवरणात्मक सांख्यिकी का संबंध किससे है? विवरणात्मक सांख्यिकी का संबंध जो है भैया आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका, अप्राचल सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? अप्राचल सांख्यिकी को वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहते हैं। वितरण मुक्त सांख्यिकी अप्राचल सांख्यिकी को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अप्राचल सांख्यिकी वितरण मुक्त सांख्यिकी ही कहलाती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। देखिए मध्यमान, ठीक है, माध्यिका और बहुलांक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। मध्यमान का सूत्र क्या होता है? n+1। इसमें क्या होता है? पदों का योग, यानी जितने पद दिए हों पदों का योग बटे कुल संख्या, यानी कितनी संख्या है वो लिख लीजिएगा। मध्यमान बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे कुल संख्या। से पद आपके एक श्रेणी में दिए होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अभी ये मान लेते हैं लिखा हुआ है, अभी मैं समझा रहा हूँ। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? n+1 बटे 2वें पद का मान। बहुलक क्या होता है? कोई श्रृंखला है उसमें जितनी बार कोई इसे मान लेते हैं, यहाँ पर 1 3 5 6 3 4 6 3 7 3 9 दी गई श्रृंखला का बहुलांक ज्ञात कीजिए, प्रश्न पूछेगा। तो इस श्रृंखला में हमने देखा कि 3 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार 3 आया है। यानी दी गई श्रृंखला में 3 जो है यही बहुल अंक है। बहुल माने ज्यादा, अंक माने अंक। तो इस श्रृंखला में क्या है? बहुलांक क्या है? 3 है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें भैया, देखिए अब पदों का संख्या कुल, इसको समझे माध्यमान कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लेते हैं आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, छोटा सा ही ले लेते हैं उदाहरण। ठीक है,
अब ये 5 संख्याएं दी गई है, श्रृंखला दी गई है। कहा गया कि मध्यमान निकालिए, इसका मध्यमान क्या होगा। वैसे मध्यमान आपको दिख रहा है कि 3 होगा, लेकिन अब इसको ज्ञात कैसे करना है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र है पदों का योग। पदों वाला कितना पद है, 1 2 3 4 5 पद है, तो कुल संख्या कितनी है, कुल पद कितने हैं, 5 पद हैं। नीचे 5 लिख दिया हमने। पदों का योग यानी कुल कुछ सबको जोड़ लो, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3, 9 3 कितना होता है 12, 12 2 कितना होता है 14, 14 1 15, ऊपर कितना हो जाएगा 15, 15 से इसको काट ले, 5 का 5 5 3 15, कितना आएगा 3 आएगा। यानी कि दी गई श्रृंखला में 3 जो है, यही 3 आपका क्या है, मध्यमान है। मध्यमान का मतलब ऐसा मान होता है जिसको औसत कहते हैं गणितीय भाषा में। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज, यानी बराबर बराबर भागों में बांटना ही औसत होता है। जैसे मान लेते 5 लोग थे, ऐसे समझो औसत का होता है। 5 लोग थे, एक का नाम था ए के पास 1 रुपया था, बी के पास 2 रुपया था, सी के पास 3 रुपया था, डी के पास 4 रुपया था और आपके पास ई के पास 5 रुपया था। अब जो है सबके पास, तो ए के पास 1 रुपया है लेकिन ई के पास 5 रुपया, सभी को ई के पास ज़्यादा है। तो आपको बराबर बराबर भागों में, यानी ए बी सी डी ई में इसी सारे पैसों को आपको बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे, सारे पैसों को जोड़ लेंगे और फिर सबको 5 से भाग दे देंगे, फिर बराबर बराबर सबको मिल जाएगा। यही औसत होता है, यही मध्यमान होता है। अब इसमें कैसे बांटेंगे, देखो हमने देखा 3 से कैसे बटेगा। अगर ये देखो 1 रुपया ए के पास है, 1 रुपया है, ठीक है। हमने क्या कर दिया भैया, 4 रुपया डी के पास था, हमने 1 रुपया यहाँ से इसको दे दिया, मतलब 3 रुपया इसको किसको दे दिया, हमने यहाँ पर इसको कितना दे दिया भैया, देखिए हमने 1 रुपया किसको दे दिया, बी को दे दिया, डी से 1 रुपया बी को इसको दिया, तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 1 2 1 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 इसको मिल गया, 3 इसको मिल गया। अब 3 इसके पास ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब बाकी बचा यहाँ पर, तो 5 जो है यहाँ पर है, इसके पास 2 उठा के इसको दे दिया, तो 3 ये भी हो गया और 3 इसके पास बचा, यानी बराबर बराबर सबको मिल गया ना। यानी कि इतने सभी रुपए में से आप जोड़ दें तो ऐसे डायरेक्टली निकल आ रहा है, 3 रुपए अगर सबको देंगे तो बराबर बराबर सबको मिल जाएगा पैसा, ठीक है। यही होता है ये आपका मध्यमान। अब आपको बताते हैं माध्यिका क्या होती है इसी हाथ में। माध्यिका का भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है, n+1/2वें पद का मान, पद का मान, 2वें पद का मान। अब यहाँ पर देखें आरोही अवरोही क्रम आपको आना चाहिए। आरोही माने होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही माने होता है घटते क्रम में। जैसे कोई श्रृंखला दी गई है, मान लेते हैं यहीं पर देखते हैं 4 6 3 2 5 1 7, ये श्रृंखला दी गई है। कहा गया कि दी गई श्रृंखला का माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका निकालना कैसे है इसका, देखिए सबसे पहली बात, दी गई श्रेणी का हम क्या करेंगे, इस श्रेणी को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही माने घटते से बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है बेटा, 1 है, हमने 1 लिख लिया। उससे बड़ी क्या है, 2 है, हमने 2 लिख लिया। उससे बड़ी क्या है, 3 है, 3 लिख लिया। उससे बड़ी कौन है इनमें से, 4, 4 लिख लिया। उससे बड़ी कौन सी है, 5 लिख लिया। 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 7, यानी सातों संख्याओं को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बस आपको बस यही क्या करना, आरोही आरोही क्रम में एक सिस्टमेटिकल वे में आपको चाहे आप 7 से 1 तक लिख लो, चाहे 1 से 7 तक लिख लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ सीधे 7 से छोटी ही 6 होनी चाहिए, 6 से छोटी 5, इस तरीके से, या 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, यानी ऐसा ना हो कि 1 के बाद आपने 4 को रख दिया, तब गलत हो जाएगा। तो आपकी ये श्रेणी जो आपको मिली, ये श्रेणी है, ठीक है। अब करना क्या है, यन, यन क्या होता है बेटा, यन का मतलब क्या होता है, यन माने होता है कितने संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, ठीक है। हमने देखा यन कितना है, 7 है, तो 7 रख लिया इनके स्थान पर, +1 है, 1 यानी जोड़ दिया, बटे 2 वे पद का मान है, लास्ट में ध्यान रखेंगे। 7 1 कितना होता है 8, 8 बटे 2, 2 1 9 2, 2 चौको 8 यानी 4, 4 आया। यहाँ पर 4 उत्तर नहीं होगा, 4वें पद का मान, यहाँ पीछे देखे लिखा क्या है, 4वें पद का मान, तो चौथे पद का मान। अब चौथे पद का मान कौन सा होगा, पहला पद 1 हो जाएगा, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, चौथा पद 4, यानी चौथा पद क्या आ जाएगा 4, यानी 4 ही इसका क्या हो जाएगा, मध्यमान हो जाएगा। अच्छा अब चाहे इधर से आप गिनना शुरू कर दे, पहला पद 7 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद आपका 5 और चौथा पद क्या है आपका 4 है। यहाँ पर चौथे नंबर पर 4 आया तो क्या उत्तर होगा, 4 उत्तर होगा। अब यहाँ पर अगर तीसरा नंबर आता बेटा तो 5 उत्तर होता, ये आता तो आपका 6 होता। ऐसा नहीं कि केवल 4 यहाँ पर है तो 4 4 दोनों आएगा बराबर, नहीं, चौथे नंबर पर 4 आए, इस वजह से 4 उत्तर होगा, ठीक है। ये माध्यिका होता है। तो माध्य, माध्यिका और बहुलांक
ये तीनों बेसिकली क्या होते हैं, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, इसको अंग्रेजी में सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मध्यमान ज्ञात करने का लघु विधि का कल्पित सूत्र क्या है? मध्यमान ज्ञात करने का लघु विधि का जो कल्पित सूत्र है वह होता है यम बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन गुणे सी आई। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसको क्या कहते हैं? तो पुनरावृत्ति होती है जिसको, उसको हम बहुलांक कहते हैं। कई बार मैंने आपको बताया नहीं था कि 3 3 4 बार आ गया है, तो लगातार रिपीटेड जो होता है उसके उसी को बहुलांक कहते हैं। अगला प्रश्न, मध्यमान का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो मध्यमान का प्रयोग जो है वह जब मानक विचलन को ज्ञात करना होता है तब मध्यमान का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन। निम्न संख्याओं का बहुलांक ज्ञात कीजिए। बहुलांक ज्ञात करने के लिए करना क्या, देखें 4 5 8 5 4 3 5 3 3 5 4 5। अब देखिए 5 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार 5 आया है, यानी 5, ठीक है। देखिए 4 3 बार आया है यानी 4 होगा नहीं। 5 बार आपका क्या आया है, मतलब 4 बार 5 आ गया तो यानी यही हुआ। 3 एक बार, 2 बार, 3 बार 3 है, यानी कि क्या होगा, 5 इसका बहुलांक होगा। 5 इसका बहुलांक है सी ऑप्शन, चूंकि 5 4 बार आया है यानी 5 सबसे अधिक बार आया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताएंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है इनमें से। देखिए उद्देश्य एक तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है। मनोवैज्ञानिक क्या पूछा गया भाई, प्रश्न पूछा गया मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य, लाभ, हानि मैंने आपको कई बार समझा रखा है। करेक्ट आंसर इसका क्या होता है, हमेशा और हमेशा करेक्ट आंसर क्या होता है भैया, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य है क्या, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन, पूर्व कथन। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा जो है उपलब्धि का मापन होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपलब्धि का मापन होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में पाई जाती है वैधता, विश्वसनीयता या फिर दोनों? बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में वैधता और विश्वसनीयता दोनों पाई जाती है। सी ऑप्शन। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपकरण है जिसके द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक एक परीक्षण है जिसके द्वारा एक प्रकार से विशेषता का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से तात्पर्य होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से तात्पर्य होता है, ठीक है, एक ऐसा मानकीकृत प्रविधि या मेथड जिसके द्वारा व्यवहारों के प्रतिदर्श और वस्तुनिष्ठ और मानवीयकृत माप होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, जब कोई परीक्षण उसी चीज को मापता है जिसके मापना है, जिससे मापना उसका उद्देश्य होता है, उसे क्या कहेंगे? यानी जब कोई परीक्षण उसी चीज को मापता है जो उसका उद्देश्य होता है तब उसी को वैधता कहा जाता है। बी ऑप्शन। भविष्य कथनीय विषय वस्तु तथा संरचना किसके प्रकार हैं? तो भविष्य कथनीय विषय वस्तु तथा संरचना जो हैं ये विश्वसनीयता के प्रकार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। फ्रीमैन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? फ्रीमैन, अल्फ्रेड बिने, ये सभी लोगों ने बुद्धि को लेकर के कई सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है, फ्रीमैन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए भैया? तो फ्रीमैन ने बुद्धि के 4 प्रकार बताए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होने वाला भाई, सभी लोग बताएंगे। बुद्धि जो है वो क्या है? तो बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को कहा था थॉर्नडाइक महोदय ने। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, इसको मॉल्टन ने कहा था। सी ऑप्शन। बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में सारे क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किसका है?
बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, वुड्रो विल्सन ने कहा था। सी ऑप्शन राइट आंसर, परीक्षा में कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ हुआ। भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ कब से हुआ भैया? भारत में बुद्धि परीक्षण का जो आरंभ माना जाता है वो 1020 के आसपास से माना जाता है। भारत में बुद्धि परीक्षण, एक मिनट, भारत में बुद्धि परीक्षण कब से शुरू होता है? भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत 1905 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने के द्वारा वैसे तो किया गया था, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, लेकिन 1920 आप कर सकते हैं इसमें। 1920 आप कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, डी ऑप्शन। बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति है, कथन किसका है? बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति है, इसको कहा था बिनेट ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कौन माना जाता है? बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता माना जाता है किसको, बताएं? बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल्कुल, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है अल्फ्रेड बिने को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? सामूहिक बुद्धि परीक्षण सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ अल्फ्रेड बिने के द्वारा, ठीक है। वैसे फ्रांस में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण शुरू हुआ, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात अगर करें तो वो अमेरिका में शुरू हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, बताएं भाई। अल्फ्रेड बिने, बिल्कुल करेक्ट है। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने नहीं है, बिने साइमन, वही करेक्ट आंसर कर लें। विलियम स्टर्न का भी नाम आता है कहीं कहीं पर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन है? स्पीयरमैन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, स्पीयरमैन द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बी ऑप्शन। बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थ्रस्टन, थ्रस्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। बुद्धि परीक्षण से कौन सा नाम संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से इनमें से अल्फ्रेड बिने का नाम संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को समान बुद्धि कहा? किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को समान बुद्धि कहा? तो बर्ट ने कहा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, या कथन किसका है? व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, इस कथन को किसने कहा था? लेवेस्टर नाम के विद्वान ने कहा था। लेवेस्टर, ऑप्शन नंबर डी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बुद्धि सिर्फ एक समान तत्व से निर्मित है, वह क्या है? किसने कहा बुद्धि एक समान तत्व से निर्मित है, इस कथन को किसने कहा था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बुद्धि एक सामान्य, सिर्फ एक समान तत्व से निर्मित है, किसने कहा?
बुद्धि एक सिर्फ एक समान तत्व से निर्मित है, ऐसा किसने कहा? चले, इसका करेक्ट आंसर इनमें दिया नहीं है, डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बुद्धि व्यक्ति की सार्वजनिक सार्वभौमिक क्षमता है, यह परिभाषा किसने दी है? बुद्धि जो है क्या है? बुद्धि व्यक्ति की एक यूनिवर्सल एक कैपेसिटी होती है, सार्वभौमिक क्षमता है। इसको बेसलर नाम के विद्वान ने कहा था, ए ऑप्शन। बुद्धि वह है जिसका मापन बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है, किसने कहा? बुद्धि वह है जिसका मापन बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है, फ्रीमैन महोदय ने कहा था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि में निहित है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि में आविष्कार, ज्ञान, निर्देश और आलोचना, ये सब एक प्रकार से इंक्लूडेड हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर का परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है? मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, बताएं। मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण दार्शनिक नहीं होता है। मैकेनिक मूर्त बुद्धि का होता है, इंजीनियर, कारीगर, ये सब जो बनाते हैं आपको दिखता है। दार्शनिक जो बनाते हैं आपको दिखता नहीं। मूर्त बुद्धि जो आपको दिखे या जिसका परिणाम आपको दिखे, ठीक है। अमूर्त बुद्धि जो होती है, जो ना दिखती ना उसको आप महसूस कर, बस केवल महसूस कर सकते हैं, ना दे, डोंट टच एंड डोंट सी। बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका है वर्ट और बार्नोन। बर्ट और बार्नोन। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन अमूर्त का अच्छा उदाहरण नहीं है? अमूर्त का अच्छा उदाहरण नहीं है। देखिए, चित्रकार या कवि या साहित्यकार या व्यवसायी, बताएं। अमूर्त, अमूर्त माने जो दिखाई ना दे। तो देखिए, अमूर्त में व्यवसायी जो है मूर्तता को देता है, व्यवसायी जो होता है अमूर्त। साहित्यकार, चित्रकार, कवि ये मूर्तता को दिखाते हैं। अमूर्त का अच्छा अमूर्तता को दिखाते हैं, जबकि व्यवसायी एक मूर्तता को दिखाता है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है। मूर्त माने होता है जो दिखे, जिसको आप छू सकें। अमूर्त माने जो दिखे ना, जिसको आप छू ना सके, जिसके काम को, ठीक है, वो चीजें। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने? मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने, बी ऑप्शन। सृजनात्मकता का बुद्धि से निम्नलिखित में से क्या संबंध है? क्रिएटिविटी का बुद्धि से क्या संबंध है? तो पूरकता का संबंध है, ऑप्शन नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट है। सृजनात्मकता बुद्धि के द्वारा ही डेवलप होती है। कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में बांटा है? कैली ने 9 खंडों में बुद्धि को बांटा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखें। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण विकसित किया गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? थॉर्नडाइक महोदय हैं। बुद्धि के कल्चर फील्ड टेस्ट प्रदाता कौन है? और रेबन महोदय हैं। क्लियर, ये सब ध्यान रखेंगे। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया है? टर्मन महोदय ने दिया है। बुद्धि लब्धि को आईक्यू कहा जाता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आता रहता है। अब बताएं प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण विकसित किया। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण जो विकसित किया गया है, यह मूरे के द्वारा किया गया, मरे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। स्थान का प्रयोग फलांकन हेतु किस परीक्षण में किया जाता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्थान का प्रयोग फलांकन हेतु किस परीक्षण में किया जाता है? तो इसका एक प्रकार से स्याही धब्बा परीक्षण में क्या था? रोसा का जो हरमन रोसा है, शाही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? व्यक्तित्व परीक्षण का है शाही धब्बा परीक्षण, किसने दिया? हरमन रोसा ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। टीएटी परीक्षण, थियोमेट्रिक एप्रोसिएशन टेस्ट इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। टीएटी में कार्ड्स की संख्या कितनी होती है? थियोमेट्रिक एप्रोसिएशन टेस्ट में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो 30+1, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एनईओ व्यक्तित्व अनुसूची संशोधित में कितने आयाम की सील गुण होते हैं? तो कितने आयाम के सील गुण होते हैं? उसमें 5 आयाम के सील गुण होते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो परसोना शब्द से हुई, लैटिन भाषा के, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रश्न है, प्रश्न है
वह तत्व व्यक्ति की मनोशारीरिक पद्धतियों का व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोशारीरिक पद्धतियों का आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण में उनके समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? तो व्यक्तित्व की ऐसी परिभाषा दी है किसने भैया? अल्पोर्ट ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। पर्सनालिटी को कहते हैं व्यक्तित्व हिंदी में। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? बताएं। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यह परिभाषा जो दिया है वो मॉर्टन ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है। व्यक्तित्व की धारणा बेसिकली जो मानी जाती है वो मन शारीरिक धारणा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तियों के स्वरूप को स्पष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करता है? तो है व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय ही व्यक्तित्व होता है, चाहे वो मनोशारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक, कोई भी प्रकार का गुण हो। सिगमंड फ्रायड ने मनस को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। कौन कौन से? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो, इदम अहम एंड परा, हम हिंदी में कहते हैं इदम अहम एंड पराहम। व्यक्ति के अचेतन मन को सिगमंड फ्रायड ने कितने भागों में बांटा? तो कितने भागों में बांटा भैया? फटाफट से आप बताएंगे। व्यक्ति के अचेतन मन को सिगमंड फ्रायड ने 3 भागों में बांटा है। वही चीज, यही चीजें हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका। व्यक्तित्व का उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बताएं फटाफट से आप बताएं। व्यक्तित्व का उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो गुथरी ने किया है, गथुरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत किसने दिए हैं? तो व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत दिया है किसने? कैटेल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर परीक्षा में कई बार आया हुआ है। व्यक्तित्व का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया है? प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है क्रेसमर नाम के विद्वान ने, ए ऑप्शन। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत किसका है? व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत है कुर्ट लेविन का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, कुर्ट लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है। व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है? व्यक्तित्व का जो सील गुण सिद्धांत है इसको किसने दिया है भाई? सील गुण सिद्धांत दिया है किसने? कैटल ने। प्रश्न है कि व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है? तो आवरण दृष्टिकोण और तात्विक दृष्टिकोण दोनों रखता है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, उपयुक्त दोनों। वास्तविक सील गुण सिद्धांत कौन सा है? वास्तविक सील गुण सिद्धांत जो होता है वो तात्विक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कुर्ट लेबिन तथा आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व सील गुण किस प्रकार के माने हैं? तो कुर्ट लेबिन व आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के सील गुण जो है वो जनन प्रकार के सील गुण और ज्ञान प्रकार के, दोनों प्रकार के, जन्म और ज्ञान दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी दोनों। जनन, जनन। अगला क्वेश्चन से कैटल ने जनन प्रकार के सील गुणों को क्या कहा है? कैटल ने जनन प्रकार के सील गुणों को सतही सील गुण कहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के सील गुण किस प्रकार के होते हैं? तो कैटल कहते हैं सील गुण जो होते हैं वह एक प्रकार से सामान्य भी हो सकते हैं और विशिष्ट भी होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सामान्य एंड विशिष्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप उपस्थित किए हैं? बताइए, उपासित किए हैं। किसने व्यक्तित्व के शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप उपस्थित किया है? तो वह है क्रेसमर नाम के विद्वान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रारूप को बताया इन्होंने। निम्नलिखित में से किसने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के प्रारूप बताए हैं? स्वभाव के आधार पर बताया है सेल्डन ने। स्वभाव के आधार पर सेल्डन ने, और शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का प्रारूप किसने दिया है? क्रेसमर ने। शारीरिक रचना क्रेसमर, और जो है स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का प्रारूप बताया किसने? सेल्डन ने। दोनों ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया। ऐसे ही जियोग्राफी का भी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आपके समक्ष अवेलेबल है। जियोग्राफी का मॉडल पेपर मैंने कल दिया है, इंपॉर्टेंट यूनिट की भी क्लास इसकी हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव लिखी सभी की। इसके अलावा आपने इससे पहले अर्थशास्त्र का देखा होगा मॉडल पेपर, ये भी आ चुका है इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का। तो ये सब क्वेश्चंस आपको, ये सारे मॉडल पेपर मिलते रहेंगे आपको। अगर आपको एक प्रकार से हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है तो आप जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर SMS करें। 91 61 93 60 62 पर तुरंत SMS करें व्हाट्सएप पर, इसी पर, ठीक है।
क्या एसएमएस करना है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देना है। सभी की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, सभी क्रैश कोर्स सभी सब्जेक्ट की। मात्र 100 रुपये फीस में आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी वो सेंड कर देनी होगी। और जैसे ही फीस आप पेमेंट करेंगे उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामाराथन क्लास, महासंग्राम, सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी केवल 100 रुपये फीस में। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ा जाएगा आपको और बहुत ही बेहतर अंदाज में आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। जो क्वेश्चंस होगा आप डायरेक्टली हमसे पूछ पाएंगे। तमाम प्रकार के आपके फायदे होने वाले हैं, तो फटाफट से आप जुड़ जाएं, देर ना करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।